बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू फ्यूचर एस्पायरेंट्स। आज की वीडियो के लिए जो मेरा टॉपिक है दैट इज़ ऑस्मो रेगुलेशन इन डिफरेंट इन्वायरमेंट्स। I have chosen this topic from Inter Part 2 Biology book. The chapter name is Homeostasis. So before starting this topic, you must know that what is osmoregulation. Osmoregulation means body के अंदर water and electrolytes यानी कि salt की conditions को इस तरह से maintain किया जाए कि outside the body जो external environment है उसमें regularly changes हो रही हैं और वो changes बॉडी के ऊपर नेगेटिव इफ़ेक्ट ना डाले, बिकॉज एक्सटर्नल इन्वायरमेंट इज़ नॉट अ फ्लुएंट चेंज, उसमें एक फ्लुएंट चेंज नहीं आता. समटाइम्स देर आर हार्श कंडीशन, समटाइम्स देर इज़ टोटली ड्राई कंडीशन आउटसाइड, समटाइम्स देर इज़ टोटली लॉट ऑफ अमाउंट ऑफ वाटर. तो अगर बॉडी के अंदर ये सिस्टम ना हो ऑस्मो रेगुलेशन का, तो इन द ड्राई कंडीशन द वाटर विल लूज टू द एनवायरनमेंट, और इन द वेट कंडीशन इन द वाटर इन द रेनी सीजन्स ऑल द वाटर विल एंटर इनटू द बॉडी. इसीलिए बॉडी के पास एक ऐसा सिस्टम होना ज़रूरी है जो कि बॉडी के अंदर अमाउंट ऑफ वाटर और सॉल्ट को मेंटेन करके रख सके और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में जो चेंजेस आ रही हैं वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव इफ़ेक्ट ना डाल सकें पूरी बॉडी के ऊपर. सो व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट ऑस्मो रेगुलेशन इन डिफरेंट इन्वायरमेंट्स, मैं बात कर रही हूँ यहाँ पे एनिमल्स के बारे में. एज यू नो दैट एनिमल्स हैव एडजस्टेड टू वास्ट type of environments on the whole world. They may be living in the desert, they may be living on the land, इन द वाटर. और वाटर में भी देखते हैं तो देर आर टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंडीशंस, मेरीन कंडीशंस एंड फ्रेश वाटर कंडीशंस. सो आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू ऑल दिस कंडीशंस इन विच द एनिमल्स हैव एडजस्टेड देमसेल्फ. तो उनकी बॉडी के अंदर ऑस्मो रेगुलेशन किस तरह से होती है. सो द फर्स्ट कैटेगरी दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस नाउ इज़ द मेरीन इन्वायरमेंट. सो when we talk about the marine environment, you know that it contains a lot of salt in the water. वहाँ पे marine water में salt की concentration बहुत ज़्यादा होती है. So what about the animals that live inside that water, that lives in the marine water? So as you know कि वाटर जो है इट ऑलवेज मूव्स फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन. तो इफ़ वी टॉक अबाउट अस ह्यूमन बींग्स, तो हमारी बॉडी के अंदर जिस तरह से वाटर एंड सॉल्ट एडजस्ट है, अगर हम मेरीन एनवायरनमेंट के अंदर जाके रहना शुरू कर दें, सो हमारे बॉडी के अंदर कंपेरेटिवली टू द आउटर इन्वायरमेंट, क्योंकि आउटर इन्वायरमेंट मेरीन इन्वायरमेंट में सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा होने की वजह से वहाँ पे वाटर कॉन्टेंट कम होगा एज़ कम्पेयर टू आवर बॉडी. सो द वाटर विल लीव आवर बॉडी, इट विल go to the external environment and we will face dehydration. So what about the animals? Why don't they face dehydration that are living inside that marine environment? So let us see about the adjustments, about the adaptations that these animals have undergone to survive in the marine environment. सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करते हैं इनवर्टिब्रेट्स की, द स्मॉलर एनिमल्स, दे आर ऑस्मो कन्फर्मर्स. ऑस्मो कन्फर्मर्स वो एनिमल्स होते हैं स्पेशली इन द मेरीन इन्वायरमेंट जिन्होंने अपनी इंटरनल बॉडी कंडीशंस को एक्सटर्नल बॉडी कंडीशंस के साथ आइसोटोनिक मीडियम में सेट किया हुआ है. जिसका मतलब है कि जैसी चेंजेस एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में आएंगी सेम वैसी चेंजेस इंटरनल इन्वायरमेंट इंटरनल बॉडी में भी आएंगी. तो इस तरह से ये अडॉप्टेशन की वजह से जो इनवर्टिब्रेट्स हैं उनको अपनी लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी खर्च नहीं करनी पड़ती ऑन मेंटेनिंग द बॉडी कंडीशंस. देयर बॉडी अडॉप्ट इट सेल्फ अकॉर्डिंग टू द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट. जिस तरह की बाहर चेंजेस हो रही होंगी बॉडी में भी वैसे ही चेंजेस आएंगे. इफ़ देयर इज़ मोर सॉल्ट कॉन्टेंट आउटसाइड देन मोर सॉल्ट कॉन्टेंट विल बिल्ड अप इनसाइड. इफ़ देयर इज़ मोर वाटर कॉन्टेंट आउटसाइड देन मोर वाटर कॉन्टेंट विल बिल्ड अप इनसाइड द बॉडी. तो इस तरह से जो मेरीन इनवर्टिब्रेट्स हैं स्पेशली वो ऑस्मो कन्फर्मर्स हैं. अदर देन इनवर्टिब्रेट्स, अगर हम वर्टिब्रेट्स की बात करें, वर्टिब्रेट में देयर इज़ अ हैगफिश. इट is isotonic to the surrounding sea water, means it is also an osmoconformer. ये भी अपने सराउंडिंग वाटर की तरह ही अपनी बॉडी को आइसोटोनिक यानी कि सेम कंडीशंस में मेंटेन करती है, ताकि जिस तरह की चेंजेस एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में होंगी वैसी ही चेंजेस इसकी बॉडी में भी आपको देखने को मिलेंगी. सो नाउ लेट अस हैव अ लुक एट द पिक्चर of this fish.
it is an osmoconformer. So what it does is it actively takes up ions, it drinks a little water, और इस तरह से ये अपनी बॉडी की कंडीशन को एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ मेंटेन कर रही है. देयर इज इक्वल एंट्री एंड एग्जिट ऑफ मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मूवमेंट ऑफ आयंस. सो इस तरह से इसको बहुत ज़्यादा एनर्जी इसके ऊपर खर्च नहीं करनी पड़ती कि अपनी बॉडी के अंदर वाटर कंटेंट को हाई रखे या फिर अपनी बॉडी के अंदर सॉल्ट कंटेंट को हाई रखे. दिस इज़ द पिक्चर ऑफ द हैगफिश, जिसके बारे में मैंने अभी बताया है दैट इट इज़ अ वर्टिब्रेट एंड ये भी अपनी इंटरनल बॉडी कंडीशन को एक्सटर्नल बॉडी कंडीशन के साथ सिमिलर वे में लेके चलती है, आइसोटोनिक रखती है. So when we talk about the cartilaginous fishes, they maintain lower internal salt concentration than the sea water. So इसको जब हम लोग sea water से इसकी बॉडी के कंडीशन को कंपेयर करते हैं तो इसकी बॉडी के अंदर लोअर इंटरनल सॉल्ट कंसनट्रेशन है एज़ कम्पेयर टू आउटसाइड, बिकॉज इट इज़ अ सी वाटर में सॉल्ट कंसनट्रेशन बहुत ज़्यादा होती है. सो व्हेन वी लुक इनसाइड द बॉडी फ्लूइड्स ऑफ दिस कार्टिलेजिनस फिशेस, वी विल सी कि इनकी बॉडी के अंदर सॉल्ट की अमाउंट बहुत लो होती है एज़ कम्पेयर टू दी आउटसाइड. सो हाउ डज दे डू दैट? इसमें इनकी किडनीज दे प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल फॉर ऑस्मोरेगुलेशन. हाउ दे प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल? दे एक्सक्रीट द सॉल्ट थ्रू गिल्स एंड उनके पास एक स्पेशल सॉल्ट एक्सक्रीटिंग ऑर्गन है जिसे रेक्टल ग्लैंड का नाम दिया जाता है. सो विद द हेल्प ऑफ द गिल्स एंड द रेक्टल ग्लैंड, इनकी बॉडी के अंदर जितना भी एक्स्ट्रा सॉल्ट आएगा अलॉन्ग विद द वाटर, वो उसको एक्सक्रीट करते रहते हैं अपनी बॉडी के अंदर लोअर सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन को मेंटेन करने के लिए. उसके अलावा दे एम्प्लॉय एक्टिव ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म टू रिमूव द सॉल्ट, यानी कि पहले ही बॉडी के अंदर already there is lower amount of salt concentration and outside the body in the sea water there is higher salt concentration. So अगर जब थोड़ा सा भी इसकी बॉडी के अंदर ज़्यादा सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन हो जाए तो ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट यानी कि एनर्जी को यूज़ करके उस एक्स्ट्रा अमाउंट को फर्दर फिर से कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के ख़िलाफ़ जाके रिमूव कर देता है एक्स्ट्रा सॉल्ट को. These are some of the cartilaginous fishes and you can see over here on the right side middle there is a rectal gland. This rectal gland of the fish, it helps in the excretion of excessive salt from the body, और यहाँ पे kidney help करती है in excreting the excessive salt from the body. Then there are some fish, they have relatively low salt in body fluid as compared to the outside, because उन्होंने अपने आप को हाइपरटोनिक रख दिया है as compared to sea water. किस तरह से अपने आप को हाइपरटोनिक रख सकते हैं? हाइपरटोनिक का मतलब है as compared to outside there should be more salt concentration inside their body, but in actuality, in reality उनकी बॉडी में फिर भी लोअर सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन है, बिकॉज दे आर कीपिंग द एडिक्वेट अमाउंट ऑफ यूरिया इनसाइड देयर बॉडी, और यूरिया ज़्यादा रखने से इनकी बॉडी हाइपरटोनिक हो जाती है. हाइपरटोनिक की वजह से द सॉल्ट विल मूव आउटसाइड रादर देन एंटरिंग इनसाइड द बॉडी. अब यहाँ पे एक इशू ये है कि यूरिया का एक एडवांटेज तो ये है कि इनकी बॉडी हाइपरटोनिक हो जाएगी, एक्सेसिव सॉल्ट यहाँ पे एक्यूमुलेट नहीं होंगे, बट देयर इज़ अ साइड इफ़ेक्ट ऑफ मेंटेनिंग यूरिया बिकॉज यूरिया इज़ हार्मफुल. सो हाउ डू दे प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम दिस harmful effects of urea? So what they do is they retain another chemical, its name is ट्राईमिथाइलएमाइन ऑक्साइड, जिसे TMAO भी कहते हैं, ताकि ये केमिकल पूरी बॉडी को फिश के यूरिया के हार्मफुल इफ़ेक्ट से बचा के रखता है. सो दिस इज़ हाउ दे अडॉप्टेड देमसेल्फ. इनके अडॉप्टेशन क्या है? जैसा कि मैंने आपको बताया, ये अपनी बॉडी को हाइपरटोनिक कर देते हैं. हाइपरटोनिक का मतलब है कि इनकी बॉडी में कंपैरेटिवली सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होने की वजह से एक्स्ट्रा सॉल्ट यहाँ पे एक्यूमुलेट नहीं होंगे. किस तरह से हाइपरटोनिक करते हैं? बाय द हेल्प ऑफ यूरिया, एंड यूरिया के साइड इफ़ेक्ट से बचाने के लिए अपने आप को दे मेंटेन अनदर अमाउंट ऑफ सॉल्ट इनसाइड देयर बॉडी, दैट इज़ अनदर अमाउंट ऑफ केमिकल, दैट इज़ ट्राईमिथाइलएमाइन ऑक्साइड. Now when we talk about bony fish,
these are the next categories. They are actually the descendants of freshwater ancestors. इसका मतलब क्या है कि इनके जो ancestors थे यानी कि आबाओ अजदाद, the earlier fishes जिनसे ये आए हैं, जिनसे ये evolve हुए हैं, they were actually freshwater. But these bony fish now they have become the marine water fish. So how do they कीप द सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन इन लोअर अमाउंट ताकि ये सर्वाइव कर सकें. सो दे कॉन्स्टेंटली लूज वाटर फ्रॉम देयर हाइपोटोनिक बॉडी टू देयर हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट, यानी कि आउटर एनवायरनमेंट में सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होने की वजह से द वाटर विल ऑलवेज मूव आउटसाइड. सो दिस इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग इनसाइड देयर बॉडी. वो कॉन्स्टेंटली वाटर को लूज़ करते जा रहे हैं अपनी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में. तो इस तरह से तो इनको डिहाइड्रेशन को फेस करना पड़े. सो टू प्रिवेंट दैमसेल्फ व्हाट दे डू इज़ दे अडॉप्ट इन ड्रिंकिंग लार्ज अमाउंट ऑफ सी वाटर. और लार्ज अमाउंट ऑफ सी वाटर पीने से एक तो इनको वाटर मिल रहा है पर साथ में इनको सॉल्ट भी मिल रहा है, इनकी बॉडी में एंटर हो रहा है. सो हाउ दे एक्सक्रीट दिस सॉल्ट, दे एक्सक्रीट कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन. जो ये यूरिन प्रोड्यूस करते हैं दैट इज़ हाईली कॉन्सेंट्रेटेड, यानी कि उसके अंदर लार्ज अमाउंट ऑफ सॉल्ट प्रेजेंट होते हैं. तो वो यूरिन बॉडी के अंदर से निकल जाता है और इस तरह से लार्ज अमाउंट ऑफ सॉल्ट्स आर एक्सक्रीटेड फ्रॉम द बॉडी विद द हेल्प ऑफ द यूरिन. तो इसकी वजह से देयर इज़ अ मैक्सिमम release of salt from the body and there is minimum loss of water. So this is how the bony fish they survive in the water. These are some of the pictures of the bony fish that are adopted in the marine water. Then comes the next habitat. अभी तक हम लोगों ने marine environment की बात की थी जहाँ पे in the water there is more salt concentration than water और इसकी वजह से एनिमल्स को बार बार ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है कि एक्स्ट्रा सॉल्ट उनकी बॉडी के अंदर एंटर हो जाए. तो अभी तक आपने जितने भी फ़िश के बारे में पढ़ा है वो अपने आप को इस तरह से मेंटेन करते हैं कि ज़्यादा सॉल्ट उनकी बॉडी में एंटर ना हो और पानी यानी वाटर जितनी उनकी रिक्वायरमेंट है उतना उनको मिल जाए. नाउ वी कम टू फ्रेश वाटर इन्वायरमेंट. फ्रेश वाटर इन्वायरमेंट में देयर इज़ द ऑपोजिट अफेक्ट. यहाँ पे सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम होती है और फ्रेश वाटर यानी वाटर की अमाउंट बहुत ज़्यादा होती है. तो इसका नुकसान क्या है कि बॉडी कॉन्स्टेंटली सॉल्ट को लूज़ करेगी. अब इनको यहाँ पे चाहिए सॉल्ट लेकिन बॉडी उसको लूज़ कर देती है एंड दे डोंट नीड वाटर इन अ लॉट ऑफ अमाउंट, लेकिन वाटर इनकी बॉडी में लगातार एंटर हो रहा है. So these freshwater animals they are constantly facing osmotic flooding of body fluids and loss of salt. कि फ्लडिंग हो रही है यानी एक्स्ट्रा वाटर इज़ एंटरिंग इनटू देयर बॉडी और जिसकी वजह से व्हेन दे एक्सक्रीट द वाटर के साथ साथ सॉल्ट जो उनकी सर्वाइवल के लिए ज़रूरी हैं वो भी निकल जाते हैं. सो हाउ द एनिमल्स अडॉप्टेड टू सर्वाइव इन द फ्रेश वाटर. अगर अडप्टेशन ना होंगी तो दे कैन नॉट सर्वाइव इन द फ्रेश वाटर बिकॉज अगर सॉल्ट निकल गए इलेक्ट्रोलाइटिक बैलेंस डिस्टर्ब हो जाएगा एंड द एनिमल्स कैन नॉट सर्वाइव. सो लेट अस सी द अडप्टेशंस जो कि फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म करते हैं अपनी बॉडी के अंदर टू सर्वाइव इन द फ्रेश वाटर. सो व्हेन वी टॉक अबाउट द फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म इसमें हम लोग सबसे पहले माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स को देख लेते हैं जैसे कि प्रोटोजोआ है, एमोइबा है, पेरामीशियम है. उन्होंने अपनी बॉडी के अंदर एक स्पेशल वैक्यूल बना लिया है दैट इज़ कॉल्ड एज कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल और ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल हेल्प्स देम इन पंपिंग आउट एक्सेस वाटर. यहाँ पे फ्रेश वाटर इन्वायरमेंट में अब जो मेन प्रॉब्लम उनको फेस करनी पड़ती है दैट इज़ टू एक्सक्रीट लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर विदाउट एक्सक्रीटिंग सॉल्ट. सो दीज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन्होंने अपनी बॉडी के अंदर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल बना लिए हैं जो कि लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर को एक्सक्रीट करेंगे और सॉल्ट को बचाने में कोशिश करेंगे. देन कम्स द फ्रेश वाटर फिश. They remove excess water. How they remove it? By producing large volume of very dilute urine. वो जो urine produce करते हैं that is very dilute means it contains large amount of water and very less amount of salt. तो इस तरह से उनकी बॉडी से एक्स्ट्रा वाटर निकलता जाएगा और सॉल्ट जो पहले ही कम अमाउंट में है उसकी बचत रहेगी. इसी तरह से लॉस ऑफ वाटर इज़ कॉम्पेंसेटेड बाय ईटिंग द फूड दैट इज़ हैविंग हाई सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन. ऐसा फूड को वो प्रेफर करते हैं जिसके अंदर सॉल्ट के अमाउंट ज़्यादा हो. सो बाय ईटिंग दैट फूड वाटर एंटर नहीं हुआ उनकी बॉडी में और सॉल्ट उनकी बॉडी में एंटर हो गया, जितनी उनकी रिक्वायरमेंट है वो फुलफ़िल हो जाती है. इसके अलावा वो अपने गिल्स और अपने स्किन को भी यूज़ करते हैं दीज फिश टू टेक अप मोर एंड मोर अमाउंट ऑफ salt from the water and to excrete the excessive water from their body.
Then comes the next environment, that is terrestrial environment, means living on the land. So living on the land, there is one major problem, that is of dehydration. क्योंकि land के ऊपर when we talk about the different seasons, so especially in the summer season, when there is a lot of heat in the environment, the major problem जो कि terrestrial life face करती है, that is evaporative loss of water. Means जैसे पसीना आता है, पसीने के ज़रिए बॉडी से एक्स्ट्रा वाटर निकलता जाता है. सो टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में आप जानते हैं कि easily water available नहीं है in many areas. When we are talking about animals, they don't get easily access to water. So how do they adopt themselves? Like the arthropods and the vertebrates, they have successfully adopted to terrestrial mode of life. उन्होंने अपनी बॉडी के अंदर इस तरह से चेंजेस किए हैं कि वो टेरेस्ट्रियल लाइफ पे इजीली सर्वाइव कर पा रहे हैं. सो नाउ लेट अस लुक एट दीज चेंजेस. When we talk about these insects and arthropods, they are covered by the body surface. जितने भी आपको टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट देखें में रहते हुए एनिमल्स देखेंगे, आप देखेंगे कि दे हैव अ लेयर ऑफ skin on their body. They have some special body surface. For example, in the case of insects, there is वैक्सी एक्सोस्केलेटन. उनकी बॉडी के बाहर स्केलेटन है, दैट इज़ वैक्सी इन नेचर. वैक्सी क्या है? इट डज़ नॉट अलाउ द वाटर टू पास आउट ऑफ द बॉडी. पसीने के ज़रिए जिस तरह हमारी बॉडी से निकल जाती है पानी, लेकिन इन द केस ऑफ इंसेक्ट देयर इज़ अ कवरिंग जो वैक्सी है इन द नेचर, जो कि इंसेक्ट के बॉडी के अंदर से वाटर को लूज होने से बचाती है. देन देयर इज़ इन द केस ऑफ वर्टिब्रेट्स देयर इज़ मल्टी लेयर्ड डेड कैरेटिनाइज्ड स्किन सेल्स ऑफ वर्टिब्रेट. यानी जैसे स्किन के ऊपर डेड कैरेटिनाइज्ड सेल जमा हो जाते हैं, वो भी एक्सेसिव लॉस ऑफ वाटर को बचाते हैं. इसके अलावा ड्रिंकिंग एंड ईटिंग मॉइस्ट फूड, इट ऑल्सो हेल्प्स द एनिमल्स टू कॉम्पेंसेट. लाइक यू कैन सी ओवर हेयर ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द पिक्चर देर इज़ एन इंसेक्ट. उसकी बॉडी के ऊपर वैक्सी एक्सोस्केलेटन है एंड दिस इंसेक्ट इज़ अंडरगोइंग द प्रोसेस ऑफ मेटामॉर्फोसिस, जिसमें वो पुराने एक्सोस्केलेटन से निकल के नया एक्सोस्केलेटन बनाता है. एंड ऑन द राइट साइड देर इज़ अ डेड लेयर ऑफ द स्किन, डेड लेयर ऑफ सेल्स ऑन द स्किन, जो कि यहाँ से भी सेल्स को बॉडी को वाटर लॉस से बचाता है. देन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट सम ऑफ द मेटाबॉलिक एंड बिहेवियरल अडॉप्टेशंस. कुछ मेटाबॉलिक और बिहेवियरल अडॉप्टेशंस होती हैं एनिमल्स की बॉडी में. कुछ एनिमल्स हैं वो नक्टर्नल हो जाते हैं. नक्टर्नल का मतलब है हॉट समर्स में वो डे टाइम में अपने बिलों में घुसे रहते हैं ताकि वो वाटर लॉस ना करें, उनकी बॉडी वाटर लूज़ ना करे, और रात के टाइम बाहर आते हैं शिकार करने के लिए, खुराक हासिल करने के लिए. देन देर इज़ ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ दिस कैंगरू रैट. हाउ इट सर्वाइव्स इन द डेजर्ट एरियाज़. वो बहुत लंबे अरसे तक even without drinking water it can survive. How it survives? By feeding on the seeds of desert plants. जो डेजर्ट एरिया में प्लांट्स हैं उनके सीड को खा के वो अपना गुजारा करता है. किस तरह से? उन सीड्स के अंदर ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जो उसकी बॉडी मेटाबॉलिज्म के थ्रू उसको वाटर में कन्वर्ट कर देती है, और इस तरह से वो उनकी बॉडी में वाटर की कमी नहीं होती इवन इन द हार्श इन्वायरमेंट ऑफ डेजर्ट्स. The next adaptation is about the urine. The terrestrial animals, they produce concentrated urine in their kidneys, और उस किडनी मतलब concentrated urine में से दोबारा से किडनी जो है वाटर को absorb कर लेती है. Means maximum amount of reabsorption of water होती है during the harsh conditions when water is not available. तो इस तरह से किडनीज जो हैं excessive loss of water से बचाती है और maximum water को यूरिन में से भी दोबारा से reabsorb कर लेती है before excretion. Then there is special adaptation that is called as anhydrobiosis. So what is this anhydrobiosis? That the terrestrial animals can tolerate dehydration. यानी कि उनकी बॉडी में अगर वाटर की कमी हो भी जाए तो they can tolerate it for some time before dying, before facing extreme conditions. So how they do it? Different animals have different कैपेसिटी कि वो किस हद तक जो है डिहाइड्रेशन को बर्दाश्त कर सकते हैं बिफोर
ending of life. So this characteristic is known as anhydrobiosis. This is another adaptation कि terrestrial animals के पास easily water available ना होने की वजह से these animals don't die, they do something, they adapt themselves to some procedure. Like you can see over here, this insect जब इसकी dehydration होती है, it goes into the inactive state, and when it gets rehydrated, it again turns active. So this is the characteristic of anhydrobiosis कि डिहाइड्रेशन हुई है, डिहाइड्रेशन होने पे इसकी डेथ नहीं हुई बल्कि वो एक डिफरेंट स्टेट में चला गया है, और जब उसको दोबारा से वाटर अवेलेबल होता है, उसकी बॉडी में सारे वाटर फुलफिल हो गया है, सो इट विल अगेन गो इनटू द रीहाइड्रेशन, इनटू द एक्टिव स्टेट. So this was my lecture about the osmoregulation in different environments. I hope you find this video helpful and interesting. You can tell me through the comment section. Allah Hafiz.